हिंद दोस्तों, क्या एमएसपी बंद होने वाली है? छठवें वेतन आयोग से शुरू होने वाली एमएसपी 7वें वेतन आयोग में उसको उसी तरीके से रखा गया। अब लग रहा है 8वें वेतन आयोग में मिलिट्री सर्विस पे बंद हो सकती है और यानी कि तलवार लटक रही है। यदि आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं तो आपको यह वीडियो देखना होगा। यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, तब भी आपके लिए चेतावनी है कि 30 अप्रैल तक समय है, इसके ऊपर सुझाव दीजिए। क्योंकि सरकार ने सवाल नंबर 15 पर सवाल खड़ा कर दिया कि एमएसपी यानी फोर्सेस के लिए ही क्यों है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए क्यों नहीं, पुलिस के लिए क्यों नहीं। और उनका सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और इस सवाल से कई और सवाल खड़े हो गए हैं। मिलिट्री सर्विस पे अभी आर्मर्ड फोर्सेस के लोगों को मिलती है, यह उनकी ड्यूटी के खास नेचर को देखते हुए था इस मामले में, और उनकी नौकरी के बदलते नेचर को देखते हुए सैनिकों, नाविकों, एयरफोर्स के लोगों की पे कैसे तय की जानी चाहिए, इसका सरकार में शुरुआती सैलरी या सीएपीएफ, पुलिस में कांस्टेबल की पे से क्या लेना देना है। सवाल नंबर 15 बड़े गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि मिलिट्री सर्विस पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के यानी सिपाही से लगाकर ब्रिगेडियर तक मिल रही है, इन्हें क्यों मिलनी चाहिए। अब सवाल ये आता है, इसके साथ आसाम राइफल्स कह रही है हम आर्मी के साथ काम करते हैं, आर्मी की कमांड के नीचे काम करते हैं, हमें मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं। हमारा काम एकदम उसी तरीके का है जैसे कि आर्मी करती है, हमारी कमांड कंट्रोल आर्मी पे रहती है, हमारा लॉजिस्टिक, और दूसरा हम होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इसी तरह सीएपीएफ, बीएसएफ कहती हम बॉर्डर पर हैं, हमारे लाइफ में भी रिस्क है, एसएसबी कह रही, आईटीबीपी कह रही, यानी ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। तो अब इसके ऊपर फिर सवाल खड़ा हो गया है। अब इस सवाल पे जाने से पहले 6th पे कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, 7वें पे कमीशन ने एमएसपी पे क्या रिकमेंडेशन दी, और 8वां वेतन आयोग क्या चाह रहा है। 8वां वेतन आयोग आपसे सुझाव चाह रहा है कि हम एमएसपी शायद नहीं देंगे, फिर एमएसपी के बदले आपको क्या चाहिए। 30 अप्रैल तक हमारी लाइनें खुली हुई हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। तो दोस्तों जाग जाइए, बड़े अधिकारियों से मेरी अपील है, सैनिक संगठनों से अपील है, हमारे सैनिकों में जो बुद्धिजीवी उनसे अपील है कि आप इनके सुझाव दीजिए, क्योंकि सुझाव की शुरुआत हो रखी है। आर्मी ने तो कहा है कि हमें एमएसपी अफसर को 30,000 दे दीजिए और एमएनएस को 21,000 दे दीजिए, जेसीओ को 18,000 दे दो, ओआरएस को 12,000 दे दो। आप बढ़ाने की बात कर रहे हो और यहां इनका प्रपोजल खत्म करने का है। बोला आपको ही एमएसपी क्यों, बाकियों को एमएसपी क्यों नहीं। तो एमएसपी का आधार मैं इस रिपोर्ट पे जाने से पहले बताना चाहूंगा कि सेना के लोगों का बेसिक पे सिविलियन से ज्यादा होना चाहिए। हमें पे लेवल 3 में क्यों रखा है, हमें पे लेवल 5 से हमारे जवान को शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारी 24 घंटे की नौकरी है, 24 घंटे का जान का रिस्क है। हमें पता है कि हमें वहां मर सकते हैं, वहां भी उस जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पे हम काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, अलग अलग वेदर में काम करते हैं, लाइफ का रिस्क है, जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है। तो एक एज मिलना चाहिए हमें, यानी बाकियों से थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। उस एज को कंसीडर किया तो 6th पे कमीशन में इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, पैरा 2326 द एग्जिस्टिंग relativity of PBORs by CPOs and other civilian post is not only fully protected but in fact of taking enhanced through the grant of military service pay of levels। सीधा सीधा मतलब है कि यानी जो सिविल के कर्मचारी हैं और दूसरे जो पुलिस विभाग के हैं उनके मुकाबले जो PBORs हैं उनको उनकी कहते हैं पे पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग है। अब उन्हें उनके लेवल को नहीं हम बढ़ा सकते, तो हमने मिलिट्री सर्विस पे देकर इसको बढ़ाया गया है। डिफेंस फोर्स के अधिकारियों के लिए कमीशन ने ब्रिगेडियर और बराबर तक के पदों के लिए एमएसपी 6,000 एमएसपी की सिफारिश की। कमीशन का मानना है कि अधिकारियों के साथ साथ पीबीआरस के मामले में भी मौजूदा पे के परसेंटेज के तौर पर एमएसपी का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी को फील्ड सिचुएशन में बहुत कम यानी ये आप देख सकते हो 6,000 और 4200 एमएनएस को रखा था, 2,000 हमें रखा था 6th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से। और उन्होंने किस बेस पर रखा था कि उन्हें एज देना था, पे लेवल आपका चेंज नहीं कर सकते थे, तो उस पे को मिलिट्री सर्विस पे के तौर पर दे दिया। आप इस बात से सहमत हैं?
देने का तरीका था 6,4200 MNS का और 2,000 हमारे जेसी और जवान का। इसके बाद 7वां वेतन आयोग आता है, वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पैरा 6131, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल आर ट्रेंड फॉर वार लाइक सिचुएशन with highly sophisticated war machinery. They have to keep themselves posted in modern warfare. The military institute are की सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। उन्होंने कहा है डिफेंस फोर्स के लोगों को बहुत एडवांस वार मशीनरी के साथ साथ युद्ध जैसे हालत के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मॉडर्न वारफेयर में खुद को तैनात रखना होता है। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन देश के गर्व के साथ खास निशानी है। इसके अलावा डिफेंस कर्मियों खासकर अन्य रैंक को कम उम्र में रिटायर्ड होना भी एक ऐसा फैक्टर है जिस पर विचार किया गया है। इसलिए कमीशन ने सोच समझकर फैसला लिया है कि मिलिट्री सर्विस पे जो ऊपर बताए गए अलग अलग पहलुओं और डिफेंस फोर्सेस को सिविलियन स्केल पर पहले से मिली बढ़त के लिए एक कंपेंसेशन है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के कर्मियों को मिलेगा। यह 7वें वेतन आयोग ने अपनी अनुशंसा करके 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया, जिसमें आपकी जो अफसर हैं 15,500, MNS 10,800 और 5,200 जेसू जवान को मिलता है। ये इनकी रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट में से ये आर्टिकल निकाले। अब 8वां वेतन आयोग क्या कहना चाहता है, तो अब 8वें वेतन आयोग ने ये जो सवाल दाग दिया है और इस सवाल से बहुत ज्यादा खलबली और परेशानी हुई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 8cpc.gov.in पर आप अपने जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। बात एकुल MSP की हो रही थी, बात हाई कोर्ट तक गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन जजमेंट क्या आया कि ये भाई CPC का मामला है और सरकार का मामला है। CPC और सरकार इसके ऊपर निर्णय लेगी। अब मामला 6th पे कमीशन से चल करके 8वें पे कमीशन पर आ गया है। अब 8वें पे कमीशन पर जब मामला आया है तो JCM स्टाफ साइड की ये मीटिंग होती है और उन्होंने सवाल नंबर 15 का जो जवाब दिया है वो जरा सुनते हैं। उन्होंने कहा है आर्मर फोर्सेस के लोगों को ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए जो उनके रिस्क, तैयारी, अलर्टनेस और कुर्बानियों को दिखाए। हम स्टैटिक मिलिट्री सर्विस पे को डायनेमिक रिस्क और रेडीनेस प्रीमियम से बदलने का सपोर्ट करते हैं, जो CAPF, पुलिस और सिविलियन एंट्री लेवल से कम 25% ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आर्मी का जो वेतन है 25% ज़्यादा होना चाहिए बाकियों के पे लेवल के हिसाब से और उनकी एंट्री पे अच्छी। उन्होंने ये JCM स्टाफ साइड सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि सोल्जर्स, सेलर्स और एयरफोर्स के लोग कभी पीछे न रहें, उनका कंपेंसेशन हमेशा उनकी सर्विस का सम्मान करें और उनका जो भी आपको देना है अलग से आप दे सकते हो। तो JCM स्टाफ साइड यानी इसके अंदर रेलवे, पोस्ट ऑफिस, दूसरे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सारे इन्होंने अपनी मीटिंग में अपने जो जवाब दिए थे 15 सवालों के, उसमें मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि वो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, आप उनके लिए जो भी कंपनसेशन बनता आप दीजिए। उनका 16 सवाल आपको देखा होगा। देश में मिलिट्री पेंशन लेने वालों की संख्या मौजूदा मिलिट्री कर्मचारियों से कहीं ज्यादा है। 2025-26 में डिफेंस पेंशन पर होने वाला खर्च डिफेंस सैलरी और अलाउंस पर होने वाले खर्च से ज्यादा होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल डिफेंस पेंशन बिल बढ़ेगा, अनुमान के मुताबिक इसका असर इक्विपमेंट, हथियारों की खरीद, उनके मेंटेनेंस, डिफेंस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर दिखेगा। डिफेंस मैन पावर की लागत, उसके पेंशन बिल में बढ़ोतरी को रोकने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? अब उन्होंने कह दिया है कि यानी डिफेंस पेंशनर हैं वो हमारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, यानी उनके लिए जो हमारा अब बजट है वो ज्यादा जा रहा है और उस बजट का असर हमारे रेडीनेस पर पड़ रहा है, हमारे इक्विपमेंट पर पड़ रहा है, हमारे तमाम चीजों पर पड़ रहा है। यानी आप समझ चुके होंगे इस सवाल, ये सवाल नंबर 16 है जो सरकार ने आम जनता से पूछा है, हमसे भी पूछा है। अब कम से कम हमने तो कोई जवाब देना होगा। इन्होंने क्या जवाब दिया? डिफेंस के लोगों ने देश के लिए अपनी जवानी दी है, सेहत दी है, माता बहनें, इन्होंने कहा है मां की कोख सुनी हुई है, उन्होंने कहा है विधवाएं हुई हैं, उनके बलिदान का सम्मान करना और उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी इज्जत को पक्का करना चाहिए। स्टाफ साइड धीरे धीरे इंसानी बदलाव को सपोर्ट करता है। रिटायरमेंट की उम्र धीरे धीरे बढ़ाना, सही मुआवजे से अपनी मर्जी से रिटायरमेंट और पुराने सैनिकों के लिए दोबारा नौकरी के बेहतर मौके। उन्होंने कहा है यदि आपने काम लिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की है, तो आपको यह करना होगा। यानी आप सवाल नंबर 15 और 16 से आप क्या समझते हैं? आपसे मेरा सीधा सीधा सवाल है कि यह वीडियो
किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जागने के लिए। बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक संगठन लामबंद हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अधिकारों पर कैंची चलने की बात है तो थोड़ा आप जाग जाओ, समझ जाओ। अब सुझाव की जरा बात करते हैं कि आखिर आप क्या सुझाव देना चाहते हो। यानी एमएसपी यदि वो बंद करते हैं तो सीधा सीधा क्या सुझाव है। हम सबसे पहले सुझाव की बात करेंगे तो हमारा पे लेवल 3 से शुरू होता है, कौन, सिपाही, वो पे लेवल 5 पर आना चाहिए। हमारा नायक पे लेवल 4 पे होता है, वो 6 पे होना चाहिए। हमारा हवलदार पे लेवल यानी 5 पे होता है, वो 7 पे होना चाहिए। यानी हमें 2 पे लेवल का फायदा मिलना चाहिए। यदि आप नायब सूबेदार हैं, यदि आप सूबेदार हैं, आप सूबेदार मेजर हैं, उसी तरीके से आपको पे लेवल 8, 9, 10 तक सूबेदार मेजर को मिलना चाहिए। यानी 10 पर सूबेदार मेजर कम से कम होना चाहिए। आपकी क्या राय। दूसरा, आप 20% आपको बढ़ा करके पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 20% यदि आप एमएसपी के साथ छेड़छाड़ करते हो। ये मेरे सुझाव हैं और जितने भी सैनिक संगठन हैं जहां भी काम कर रहे हैं उनके साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, इस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को जरूर पढ़ें जो सरकार ने फैला दिया है, और इसका जवाब आप 8cpc.gov.in पे दे सकते हैं या इनोवेशन इंडिया सीधा .mygov.in पे दे सकते हैं, जहां पर आज सवाल है हमारी वेतन संरचना का, हमारी पेंशन का, हमारे अलाउंसेस का, हमारे डीए-डीआर का। क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप पेंशनर हमारे ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, इसलिए मिलिट्री सर्विस पे को भी कम करने या उसके ऊपर दूसरा अल्टरनेटिव सुझाने की बात की जा रही। धन्यवाद दोस्तों।